A very good evening to all of you. Sudhanshu, Tex, Saul, मोहित, रवि, वंशिका, नेकपाल जी चैट को रिफ्रेश कर दें। तो चैट मेरी फिर से बंद हो गई है। ये जूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि चैट जो है ना वो बार बार ना जो एडमिन लेवल पर है उसमें कोई चैलेंज आ जाता है। ठीक है, बट मुझे उम्मीद है कि चैट ठीक हो जाएगा। आकाश, कशिश, मोहित, आयुष, अनूप, आप सब ठीक ठाक हैं? सैयद, हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और अभी तक हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या पढ़ चुके। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो काम की बात पढ़ी वो पढ़ी, एक तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली 6 बातें पढ़ी थी। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी अपने पास मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। हाँ हाँ रजत, आ रही होगी, प्रोबेबली आई बिलीव सो। समीर, मैं एक बार पहले रिवाइज कर लूं, फिर रिवीजन के बाद डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या चीज है? जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो क्या चीज है? फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी, यानी कि कोई लायबिलिटी है जो इनमें से है, यानी 1, 2, 3 और 4। वैसे आपको याद भी होगा कितने पॉइंट्स थे उसके अंदर। हाँ, दानिश, आपका भी मैसेज आ रहा है, सबका आ रहा है, ठीक है। मेरी चैट बंद हो जाती है तो आना बंद हो जाता है, वैसे सबका आ रहा है। तो दानिश फटाफट से बताओ, फाइनेंशियल लायबिलिटी में कितने पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने? 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। जबकि जब फाइनेंशियल एसेट बोले थे तो हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए थे? 6 पॉइंट किए थे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में 4 पॉइंट है, काफी हद तक क्या फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे फाइनेंशियल एसेट में था बिल्कुल वैसे ही है। फाइनेंशियल एसेट में 2 एक्स्ट्रा थे, एक तो था कैश इन हैंड का, दूसरा था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का। उनके अलावा बाकी सब यहां पर भी वैसे ही है, उन्हीं का रिवर्स किया हुआ है। तो पहला हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश ऑब्लिक अदर फाइनेंशियल एसेट, यानी कि हमने जिसमें क्या देना है, जिसमें हमने कोई कैश देने की जिम्मेवारी ओढ़ रखी है। आओ रीड करो। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश अदर फाइनेंशियल एसेट, एग्जाम्पल के रूप में अब बड़े सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, पढ़ ले। जैसे क्रेडिटर, दीज आर ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लोन पेबल है, सैलरी पेबल है, डिविडेंड पेबल है। ध्यान दे, ये सब बेसिकली डिविडेंड पेबल इसी में आएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक्रूड इंटरेस्ट है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है। अगर वो अलॉटमेंट में है, मान लो एप्लीकेशन मनी को हमने अलॉट करके इक्विटी शेयर में देना है और उसके फिक्स नंबर ऑफ शेयर जाएंगे, तो मुझे फटाफट से बताओ वो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने अपने पास एप्लीकेशन मनी ले रखी है जिसके बदले में मैंने फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने हैं लोगों को, तो क्या ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ ओन शेयर्स एंड दैट आल्सो इन फिक्स नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वेरिएबल नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, वो इक्विटी बन जाएगा। बट ये कौन सी एप्लीकेशन मैंने लिखी है? मैंने जो रिफंडेबल है। वैसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं। रिडीमेबल को हमेशा इसमें नहीं कह सकते, हो सकता है ये कंपाउंड भी हो। फिर रिडीमेबल डिवेंचर भी हो सकते हैं, बॉन्ड एक्सेट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन से पैराग्राफ में लिखी हुई है डेफिनेशन? हम ये डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल एसेट की है, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी के, चाहे कोई और डेफिनेशंस है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की है, ये सभी डेफिनेशन पैराग्राफ 11 ऑफ इंडियस 32 है। क्या ये पैराग्राफ नंबर अगर हम कोट कर पाए एग्जाम में, तो आप ना इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन देखना, वो भी कोट करता है पैराग्राफ नंबर। तो अगर आप कोट कर पाए तो आपको एडवांटेज मिलेगी उसकी, ठीक है। अच्छा, हमने ये बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, कब करनी है? इनिशियल रिकॉग्निशन पे करनी है फ्रॉम द इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू। और क्या हम इसको हर कंपोनेंट के लिए भी करेंगे? आई मीन टू से, अगर आपने इशू किया है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो आप इनिशियल रिकॉग्निशन पर ही उसको स्प्लिट करेंगे या उसको क्लासिफाई करेंगे, ऐसा कौन कहता है? ऐसा पैराग्राफ 15 कहता है, ठीक है। नेकपाल गुड मॉर्निंग। जब भी मैं कहूं नेकपाल गुड मॉर्निंग, तो नेकपाल आपने चैट को रिफ्रेश करना है, ओके।
दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन। ये वही डेरिवेटिव वाले का उल्टा पॉइंट है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने कोई सेटल करना है बाय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कोई पैसे का लेन देन करके सेटल करना है आपने उसके अंदर, और पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन में करना है, उसे डेरिवेटिव लायबिलिटी बोलते हैं। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड इन ओन शेयर। वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओन शेयर में सेटल होंगे, और वो क्या होने चाहिए, फटाफट से बताओ, वो नॉन डेरिवेटिव होने चाहिए। और साथ में ही हमने कहा उसके बदले में हम इश्यू जो करेंगे शेयर्स, वो कितने करेंगे, वेरिएबल करेंगे। इसका मतलब समीर मैंने भी डेरिवेटिव का मीनिंग आपको नहीं बताया, बस मैंने आपको कहा कि चार चीजों को डेरिवेटिव बना दो। कौन कौन सी? एक तो ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जिसको राइट भी बोल देते हैं आप शॉर्ट में, कि वो एक राइट टू परचेज, राइट टू सेल है। नंबर दो, फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैप्स। ओके, बाकी इसकी एक डेफिनेशन भी होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हाँ, डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका निल और नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट होती है, जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम सम अंडरलाइंग, और वो सेटल होते हो ना फ्यूचर डेट। ओके, इसका मतलब वो डेरिवेटिव हैं, उनके हम चर्चा बाद में करेंगे, बट मैंने राइट नाउ अपने पास इस यहां पर डेरिवेटिव को सिर्फ चार चीजों से बता दिया। ओके, हाउ राइट टू बाय बैक शेयर इज। हाँ, तो समीर एक काम करेंगे ना, ये आपने क्वेरी पहले भी पूछी थी, मैंने उसके अंदर टेलीग्राम पर रिप्लाई भी किया था आपको। तो एक काम करेंगे, हम जब डिस्कशन, अभी तो रिवीजन कर लेने, तो फिर रिवीजन के बाद डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड इन ओन शेयर्स, नॉन डेरिवेटिव इन नेचर, दैट विल बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ ओन शेयर्स विच आर वेरिएबल इन नंबर्स। ओके, जैसे कि कौन आ गए इसमें, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आ गए, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर आ गए, बॉन्ड आ गए, डिवेंचर्स आ गए, ये सब इसके अंदर आएंगे। विच विल बी इश्यूड शेयर्स बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू। जैसे आपने बोला बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू, क्या नंबर वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आप वेरी करते हुए नंबर्स को देंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोल देंगे कि दीज आर योर फाइनेंशियल एबिलिटी। अच्छा, शेयर वारंट जो है, क्योंकि उसमें फिक्स नंबर देने हैं, तो क्या बन गया ये, दिस इज बेसिकली योर इक्विटी, वो हमारा इक्विटी कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट विल बी सेटल्ड इन ओन शेयर्स, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो ओन शेयर्स में सेटल होंगे, जो डेरिवेटिव नेचर के हैं। इसका मतलब समीर, डेरिवेटिव नेचर मतलब इन द नेचर ऑफ सम ऑप्शन है, या इन द नेचर ऑफ फ्यूचर है, या इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड है, या इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप है। ओके, इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई डेरिवेटिव है, तो और उसके बदले में जो आपने शेयर्स इशू करने हैं, वो ओन शेयर देने हैं जिसकी कंसिडरेशन तथा नंबर दोनों में से कोई भी वेरिएबल है। अगर मान लीजिए दोनों ही वेरिएबल हैं तो भी चलेगा, दोनों में से कोई और एक भी वेरिएबल है तो भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। अब समीर ध्यान से देखो, ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, तो वर्ड ऑप्शनली का मतलब क्या हो गया, क्या आपके पास एक ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, फटाफट से बताओ समीर, क्या आपके पास एक ऑप्शन एग्जिस्ट करती है? द आंसर इज यस। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव इन नेचर। ये वो वाले डेरिवेटिव जो आप बोल रहे हैं ना, जो हम मार्क टू मार्केट करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। आपको लगता है कि डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते हैं, जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, जिनमें हम प्रीमियम का लेन देन करते हैं, वही होते हैं? नहीं, ये भी डेरिवेटिव है। अगर मैंने आपसे कहा ये ऑप्शनल है, तो ये बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं क्या है, इसके अंदर एक डेरिवेटिव लगा हुआ है। हम थोड़ी देर बाद, प्रोबेबली आज नहीं तो कल, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये डेरिवेटिव है। राइट नाउ मेरी बात को आप मान करके आगे चल सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, ये शेयर्स हैं जो हम सेटल करेंगे, डेरिवेटिव नेचर के हैं, जिनमें कोई चीज एक वेरिएबल है, अगर दोनों ही फिक्स्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये इक्विटी बन जाएगा। ओके, मैं दानिश अब एक काम करूंगा ना, पहले रिवीजन करा दूं मैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपके साथ एक बात करी कि इक्विटी अल्टीमेटली क्या निकला, फटाफट से मुझे बताओ। भाई, हमने फाइनेंशियल एसेट का मीनिंग समझ लिया, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मीनिंग समझ लिया, तो अब लास्ट मीनिंग समझना है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब, वो भी ध्यान से सुनना,
वैसे अंडरस्टूड है कि अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो इक्विटी होगा, बट फिर भी हम उसको चेक करते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगेन पैराग्राफ 11 से उठाई गई है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कोई एविडेंस देते हैं, जो कोई सबूत देते हैं कि आपका उस संस्था में रेजिडुअल इंटरेस्ट है। मुझे ये बताओ, आप जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो क्या वो इक्विटी शेयर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सबूत है उस कंपनी के रेजिडुअल इंटरेस्ट में आपका हिस्सा? क्या यही दिखाता है? उसके अंदर रेजिडुअल मतलब जो उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके उस कंपनी में या उस संस्था में जो बचेगा, क्या इक्विटी शेयर उसी का एक अधिकार है कि उसमें आपका शेयर है? आपका और किसी में शेयर नहीं है। आपका शेयर किस में है? इन द रेजिडुअल नेट एसेट्स। रेजिडुअल नेट एसेट्स में है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी इंटरेस्ट क्या है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सबूत है कि आपका रेजिडुअल इंटरेस्ट है इन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ऑफ एंटिटीज। ओके। फिर भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इक्विटी क्या, अगर आपको इक्विटी के ऊपर लिखना पड़ जाए तो ये डेफिनेशन तो लिख ही देंगे, लेकिन स्टिल इक्विटी क्या? तो मैं कहता हूं ये चार कंडीशन लायबिलिटी की ही लिखी हुई है। नोटिस कर रहे हैं आप? ये चार कंडीशन लायबिलिटीज की ही लिखी हुई हैं और ये चारों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि हम ये लिख रहे हैं कि ये लायबिलिटी नहीं है। ओके। तो अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और लायबिलिटी नहीं होगा तो क्या होगा? इक्विटी का ही होगा। जैसे ध्यान से पढ़ो, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अगर लिखा होता कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश तो क्या बन जाता? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमने लिख दिया नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। नेकपाल, मुझे नेकपाल को बोलना पड़ेगा कि कृपा करके बैठे रहें, जाए नहीं कहीं पर भी। नेकपाल, तुमसे क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, ठीक है? तो अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर तुम्हारे बच्चों के सामने ले जाऊंगा। जवाब दिया तो तुम्हें इनाम दूंगा, ठीक है? क्लास को ध्यान से सुनना है और चैट को बार बार रिफ्रेश करना है। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो इक्विटी है, इक्विटी के अंदर अगर चेक करना पड़ जाए तो सबसे पहले देखो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश तो नहीं है, नहीं है। नंबर दो, इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन तो नहीं। आप ध्यान से देखो, हम उसी को जो लायबिलिटी की डेफिनेशन थी उसी को हम कैसे बोल रहे हैं? नेगेटिव में बोल रहे हैं। नेगेटिव मतलब हम बोल रहे हैं कि वो एसेट वो हमारे पास लायबिलिटी में क्वालिफाई ना करे तभी तो इक्विटी में आएगा। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कॉन्ट्रैक्ट जो ओन शेयर्स में सेटल होगा, जो नॉन डेरिवेटिव है, जिसके नंबर ऑफ शेयर इज नॉट वेरिएबल। ये यहां मैं करेक्शन लगा देता हूं, ये नॉट वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे इज नॉट वेरिएबल। ओके। यानी जिसके नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल हो जाएंगे तो लायबिलिटी है, लेकिन अगर हमने कह दिया नॉट वेरिएबल यानी फिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो हमारे पास? वो हमारे पास इक्विटी में आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होगा इन ओन शेयर्स जो डेरिवेटिव की नेचर का है, जिसकी कंसिडरेशन एज वेल एज जिसके नंबर दोनों ही क्या है? फिक्स्ड है। फिर इसके बाद मैंने आपके साथ कुछ और बातें भी करी थी। मैंने कहा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो हैं ये इक्विटी होता है, ये डिस्कस्ड लेटर है। फिर लायबिलिटी डीम्ड इक्विटी भी हो सकती है, मैंने भी डिस्कस नहीं की है। रीजंस ऑफ वेरिएशन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किए हैं। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ और क्या डिस्कस किया था? हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था विच वाज बेसिकली वन कॉन्सेप्ट। वही बेसिकली कुछ नहीं, ये एक रिवीजन बनाई हुई है ताकि आपको लास्ट के अंदर बिल्कुल शॉर्ट में पता चल जाए कि इतना करके जाना है एग्जाम में। ओके। बी के वन नंबर में शेयर्स शुड बी फिक्स्ड। हाँ सही है, नॉट वेरिएबल कर दिया हमने उसको, ठीक है? वो नेगेटिव में बोला हुआ हमने, और कुछ नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ऑप्शनली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये सेमी डेरिवेटिव हो गया? फटाफट से बताओ। जब मैंने बोला ऑप्शनली तो क्या ये डेरिवेटिव हो गया? तो ये आ गया डेरिवेटिव।
कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी बॉन्ड, जिसके अंदर हमने अपने शेयर्स देकर इसे सेटल करना है। मुझे ये बताओ, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स जो होंगे उसके अंदर हमारे पास एक कंसिडरेशन उनसे ले रखी होगी, लेकिन क्या वो कंसिडरेशन डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से बार 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 बदल रही है? फटाफट से बताओ, क्या वो बार बार बदल रही है? द आंसर इज यस, वो बदल रही है। नंबर ऑफ शेयर उसके फिक्स हैं। तो अगर एक भी चीज वेरिएबल है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अगर एक भी चीज वेरिएबल है तो हम लायबिलिटी बोल देते हैं। बट इंडिया में उसे कह दिया गया कि वो एक इक्विटी कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन इन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ये तो उसी का नाम है। सिंस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल करेंसी मेक्स कंसिडरेशन वेरिएबल, बट कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड। Hence, it satisfies the fixed consideration for fixed number test and is classified as equity. ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया भी था, एक बार आप उसको देख सकते हैं। पैराग्राफ 11 में इसके अंदर उसका जिक्र है, सिर्फ एक छोटी सी लाइन में जिक्र है। पढ़िए इसको क्या कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम अफोरसेड इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन। अच्छा ये बताइए किसके अंदर पॉइंट आ रहा है? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के कितने पार्ट्स हैं? फटाफट से बताओ। फाइनेंशियल लायबिलिटी के कितने पार्ट्स हैं? 4। तो ये हो गया हमारा पहला वाला, ये हो गया दूसरा पोटेंशियली अनफेवरेबल वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ओन शेयर में जाएगा नॉन डेरिवेटिव वाला, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होगा डेरिवेटिव वाला। तो ये जो आपको नोट लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है? डेरिवेटिव वाले में लिखा हुआ है। जो ये नोट लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है? ये जो नोट पढ़ रहा हूं मैं किस में लिखा हूं? डेरिवेटिव वाले में लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं जी, अगर मान लीजिए कोई इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन है, तो समीर समझ में आ गई? जैसे ही मैंने बोला ऑप्शन है तो यानी कि एक डेरिवेटिव है। और मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास बॉन्ड में है और ये बॉन्ड फॉरेन करेंसी में है, जिसके बदले में फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर देने हैं, जिसके बदले में हमने फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर देने हैं। वो कहता है ये माना जाएगा, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड इन एनी करेंसी। क्या वर्ड लिखा है इसमें समीर? फिक्स्ड इन एनी करेंसी। वो कहता है अगर मान लीजिए फिक्स्ड इन एनी करेंसी है तो वो क्या मान लेंगे हम लोग अपने पास? दैट इज योर कंसिडर टू बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद हमने आपके साथ एक और भी बात करी थी। वो हमने क्या बात करी थी कि जो इंटरेस्ट है, जो डिविडेंड है या गेन्स हैं, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी के हैं तो कहां जाएंगे? याद करके बताएं। अगर कोई भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, गेन है ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ये सब कहां चले जाएंगे? दे विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि ये उसके ऊपर बड़े सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट है, भाई कोई लायबिलिटी पे ब्याज दिया, या लायबिलिटी पे कोई डिविडेंड दिया, या कोई सेटलमेंट के ऊपर आपको कोई गेन हो गया, या सेटलमेंट पर कोई लॉस हो गया, या रीमेजरमेंट के ऊपर आपको गेन हो गया, या रीमेजरमेंट पे लॉस हो गया, ये सब कहां जाएंगे? पी&एल में जाएंगे। और अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का होगा, अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का होगा तो फिर वो कहां जाएगा? दैट विल बी रिकॉर्डेड इन इक्विटी। वो हमारा इक्विटी में चला जाएगा। अच्छा, इक्विटी में भी आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्या किसी भी नाम से कुछ दे दो, आप उन्हें इंटरेस्ट दे दो, आप उन्हें डिविडेंड दे दो, आप उन्हें कोई रिडम्पशन का गेन दे दो, कोई रीफाइनेंसिंग गेन दे दो, कोई भी इश्यू एक्सपेंस हो, कुछ भी आए, वो कहां जाएगा? इक्विटी का अगर है तो वो पी&एल में नहीं जाएगा, वो हमारा इक्विटी के अंदर एडजस्ट होगा, यानी कि हमारे सोकी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। डू नॉट रिकॉर्ड चेंजेस इन द फेयर वैल्यू। हम इक्विटी के अंदर कभी भी उसकी वैल्यू में चेंजेस को बार बार नहीं करते। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मतलब इशू कॉस्ट है, मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, जो कि लायबिलिटी है, तो हमारे पास अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ऑन एफए और एफएल, तो ये अभी हम बाद में डील करेंगे, 109 में बताएगा कि उसका क्या करना है। अगर इक्विटी की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो वो कहां जाएगी? वो हमारे पास इक्विटी डिडक्शन टू इक्विटी एंड डिस्क्लोज्ड।
अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विटी पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, तो हम उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? इक्विटी में एडजस्ट करेंगे और डिस्क्लोज़ भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास शेयर इश्यू एक्सपेंस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, बायबैक एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो सब इसमें जाएँगे। अगर आप इक्विटी इश्यू नहीं कर पाए, रास्ते में रुक गए, तो उसका खर्चा पी&एल में जाता है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स अगर होते हैं, तो आप अपने पास इक्विटी और लायबिलिटी की रेशियो में उसको आप एलोकेट कर डालेंगे। ऐसा भी हमने डिस्कस आपके साथ किया था। एक हमने और आपके साथ चर्चा की थी लास्ट क्लास में, वो थी ओन यूज एग्जम्पशन। ओन यूज एग्जम्पशन मतलब ये कि आप अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खरीदने बेचने के, कोई भी सामान खरीदने बेचने के, अक्सर आप अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए वो आपने यूज करना है, ओन यूज एग्जम्पशन है ये। तो अगर मान लीजिए यूसेज है तो उसकी बात कर रहे हैं, ये अप्लाई किस पर होगा? ओनली ऑन मैन्युफैक्चरर्स अप्लाई होगा। किस पर अप्लाई होगा? मैन्युफैक्चरर। जो ट्रेडर्स हैं, डीलर हैं, वो माल लेकर बेचते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग माल खरीदते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर बेचते हैं, उनके लिए ये एग्जम्पशन है। वो एग्जम्पशन ये है कि आपको अल्टीमेटली साहब स्टैंडर्ड में कवर नहीं करना, लेकिन उन्होंने आपको 4 सिचुएशन दे दी जहां पर वो कहते हैं आपको इसे कवर करना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं? वो कहते हैं अगर मान लीजिए आपने नेट सेटलमेंट कर सकते हो और तुम इंटेंड भी करते हो नेट सेटल करना, तुमने कहा मैं नेट सेटलमेंट कर सकता हूं और नेट सेटलमेंट करने की इच्छा भी रखता हूं, तो फिर ये स्टैंडर्ड कवर करेगा उसको। क्या तुम्हारी पास्ट प्रैक्टिस रही है नेट सेटल करने की? तुम पास्ट में ऐसा करते रहे हो कि तुम पास्ट में नेट सेटल करते रहे हो। तुम्हारा पास्ट अगर ऐसा था तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है इस इंडियस में कि वो किस में चला जाएगा, कि वो आपका कवर हो जाएगा और आप ये अपने पास मानेंगे कि वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और आप डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। यदि पास्ट में आपकी ऐसी प्रैक्टिस रही है कि माल खरीदा और बिना प्रोसेसिंग के तुरंत बेच दिया, तो माना जाएगा अभी भी आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? नेट सेटलमेंट ही कर रहे हैं। और चौथा केस कौन सा हो गया? यदि आप बेसिकली ऑप्ट करते हैं कि मैं 109 इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना चाहता हूं, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इफ जस्टिफाइड। आप वो अगर जायज है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नेट सेटलमेंट हो सकती है, आपको लगता है कि मैं नेट सेटल कर सकता हूं, तो आपका स्टैंडर्ड आपको अनुमति देता है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो ओन यूसेज का है डेजिग्नेट कर सकते हैं और डेजिग्नेट करके आप उसको अपने पास 109 में कवर कर सकते हैं। अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास इसके दायरे से बाहर है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्टन हैं तो सारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कुछ हो गए जो बाहर हो गए, कुछ हो गए जो इसमें कवर हो गए। ठीक है ना? तो आप इसको ओन यूज एग्जम्पशन बोलते हो, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कुछ चीजों को हम लोग अपने पास एग्जम्प्ट करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। बस हमने पिछली क्लास तक यहीं तक पढ़ा था और इस पर बेस्ड ही हमने आपके साथ होमवर्क भी डिस्कस करना था। आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे और फिर कुछ हमने आपके साथ